हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की इस क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में जरूर 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 पूछने के चांसेस के काफी रहते हैं। अगर पेपर में नहीं आया, मतलब अगर क्वेश्चंस नहीं आया, आंसर नहीं आया, क्वेश्चन आंसर नहीं आया, तो समझ लेना इसके बिहाफ पर एमसीक्यू जरूर पूछ सकता है। तो करीब हमें जो पढ़ने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कितने टाइप में क्लासिफाई करा गया है, तो इसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो जैसे ये खत्म हो गया तो मैं कहूंगा मेरा पहला चैप्टर खत्म होगा, जिसको मैंने स्टार्ट करा था, मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन, प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन और आपके पास चेक की डेफिनेशन। जैसे ये तीन खत्म हो जाएंगे फिर ये भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलो भाई, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन करा बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो क्लासिफाई कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, बियरर भी हो सकता है या फिर ऑर्डर भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सर बियरर और ऑर्डर का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना भाई। मैंने आपको एक चेक दिया, उस चेक में मैंने ब्लैंक चेक था, ब्लैंक चेक इन द सेंस आपका नाम नहीं लिखा था चेक के अंदर। मैंने लिखा कि भाई ये 5,000 रुपए है, टू करके नाम नहीं लिखा। देखो चेक कैसा होता है, आओ जरा चेक के बारे में देखते हैं। चेक, ये लो भाई इमेजेस खुल गई। देखो पे किसको कर रहे हो, यहां पर नाम लिखा होता है टू। पे कैसे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं टू, मान लेते हैं पे कर रहे हैं मिस्टर राजकुमार को। पे कर रहे हैं किसको दोस्तों, मिस्टर राजकुमार को पे कर रहे हैं। ठीक है, पे किसको कर रहे हैं भाई, मिस्टर राजकुमार को पे कर रहे हैं। ठीक, अब मिस्टर राजकुमार को यहां लिख दिया राजकुमार, फर्म ऑफ 5,000 रुपीज, यहां पर डाल दिया 5,000 रुपीज और यहां पर आपने 5,000 रुपए लिखा। यहां पर कितना लिखा आपने सर, यहां पर आपने 5,000 रुपए लिख दिया और 5,000 निकलने के बाद यहां पर आपने साइन कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों पे के जिसमें पे जगह पर अगर आपने किसी का नाम लिख दिया जिसको आप पे कर रहे हो, ध्यान सुनना, तो वही बंदा बैंक से पैसा निकाल सकता है और क्या कहते हैं, और उसी के नाम से पैसा निकाला जाएगा। मतलब उसका नाम लिख दिया तो वो बंदा बैंक से पैसा निकाल सकता है। कभी कभी पे की जगह पर ब्लैंक छोड़ा जाता है। ब्लैंक तब छोड़ा जाता है, उसकी जगह पर लिखा जाता है सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है, दो काम होते हैं, दो। अगर आपने किसी का नाम लिख दिया तो उस बंदे के अकाउंट में जाएगा। बाकी बहुत सारे होते हैं, ऊपर आप यहाँ पर डबल क्रॉस कर दिया तो वो अलग चीज हो गई। एक बार मैं इसको सेव करता हूं फिर आपको दिखाता हूं। डेस्कटॉप पे कर देते हैं भाई सेव। ये देखो भाई मैंने सेव कर दिया इसको। अब मैं इसमें थोड़ा एडिट भी कर सकता हूं ना, इसलिए ये देखो। अगर आपने यहां पर लिखा टू राजकुमार, राजकुमार, इसका मतलब ये है कि ये चेक, अब जो चेक की पेमेंट होगी वो राजकुमार को ही होगी। ठीक है सर, यहां पर लिख दिया सम ऑफ 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। यहां पर आपने 5,000 रुपए लिख दिया, ओनली भी लगा देते हैं। यहां पर आपने साइन कर दिए सर। ठीक है, साइन कर दिए सर। साइन करने के बाद तो इसका मतलब ये हुआ, देखो आगे यहां पर क्रॉस भी लगता है, यहां पर ऐसे करके क्रॉस भी लगा देते हैं, तो इन सब का क्रॉसिंग होती है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। तो ये सिर्फ क्रॉस कैसे, किस टाइप, कितने टाइप की क्रॉसिंग होती है, तो ऐसे क्रॉस लगा दिया या फिर लिख दिया अकाउंट पे। तो ये सब क्रॉसिंग हम आपने सीखेंगे, हम सीखेंगे दोस्तों ऐसी क्रॉसिंग। पर अभी आपने क्रॉसिंग के बारे में बात नहीं करा, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके पास, एक मिनट, अभी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, अगर आपने यहां पर राजकुमार लिखा, अगर यहां पर राजकुमार लिखा, यहाँ पर लिखा सेल्फ, सेल्फ, इसका मतलब है कि आप बैंक के पास जाओगे और बैंक, कोई बंदा इस चेक को लेकर जाएगा और वो बैंक से जाकर पैसा कैश निकाल सकता है। बट आपने अगर यहां पर नाम लिख दिया दोस्तों सेल्फ की जगह, सेल्फ का मतलब है कि आपने कोई भी किसी को बैंक को ऑर्डर नहीं दिया। यहां पर आपने लिखा राजकुमार, ये राजकुमार कौन है ये नहीं पता भाई मुझे। या तो आपने अगर राजकुमार लिख दिया तो राजकुमार ही जाएगा और बैंक से पैसा कैश करवा सकता है, कैश करवा सकता है, मतलब चेक बैंक वाले को देगा और बैंक से कैश करवा लेगा। पर अगर आपने राजकुमार ना लिखकर क्या लिख दिया दोस्तों, यहां पर राजकुमार ना लिखकर आपने सेल्फ लिखा है। सेल्फ मतलब क्या होता है, कोई भी जिसके हाथ ये चेक लगा वो जाएगा और वहां पर कैश करवा लेगा। अब जरा दोनों का मतलब समझना। अगर आपने दोस्तों राजकुमार लिखा है, क्या लिखा है आपने, राजकुमार, तो आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो, आपने बैंक को ऑर्डर दिया और बोला बैंक भाई राजकुमार आप मेरा चेक लेकर आपके पास आएगा,
तो ये पैसा राजकुमार को दे देना। तो बैंक को क्या दे दिया दोस्तों आपने, मान लो हम यहां हैं, हमने बैंक को क्या दे दिया भाई, बैंक को हमने ऑर्डर दिया, बैंक को क्या दिया, ऑर्डर दिया कि जिसका नाम चेक में लिखा हो उस पर्सन को पेमेंट कर दी जाए। क्या बोला मैंने, जिसका नाम चेक में लिखा हो उस पर्सन को पेमेंट कर दी जाए, ऐसा बैंक ने ऑर्डर, ऐसा हमने बैंक को ऑर्डर दिया। इसका मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और ये चेक क्या बन जाएगा, अब ये चेक बन जाएगा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ये चेक क्या बन जाएगा दोस्त, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा ये चेक। अगर इतनी बात क्लियर है तो बताओ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। इसके बाद अगर मैंने राजकुमार की ना लिखकर क्या लिख दिया, सेल्फ लिख दिया, सेल्फ। तो सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि कोई, हम बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं, हम बैंक ने हमने बैंक को बोला कि बैंक भैया ऐसा करो, ऐसा करो, जो ये चेक लेकर आए, जो भी लेकर आए, जो भी राजकुमार लाए, कमल कुमार लाए, श्याम कुमार लाए, राम कुमार लाए, कोई भी लेकर आए, उस पर्सन को पैसे दे देना। दैट इज कॉल्ड बियरर। जब सेल्फ लिखा होता है उसको कहते हैं बियरर चेक। बियरर चेक मतलब आपने बैंक को ये ऑर्डर दिया कि जिस कोई भी पर्सन अगर मेरा चेक लेकर आए तो उसको पैसे दे देना, एक ये हो गया बियरर चेक। और आपने बैंक को ऑर्डर दिया कि जिसका नाम लिखा हो चेक के अंदर उसी को पैसा देना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आया समझ में। तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको सिखाए दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है बियरर, एक होता है ऑर्डर। तो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पेबल एट बियरर व्हेन इट इज एक्सप्रेसली टू सो बी पेबल और only or the last endorsement in the bank endorsement, bank endorsement, blank लिखा है, blank endorsement। क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि देखो आप जिस टाइम चेक, मैंने आपको चेक ट्रांसफर करा, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। अब लास्ट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, लास्ट एंडोर्समेंट होगा, एंडोर्समेंट मतलब होता है ट्रांसफर कर रहा, जब लास्ट एंडोर्समेंट होगा ना, उसके बाद ही आप इसको चेक को क्या कर सकते हो, इन कैश निकाल सकते हो। मान लो आप अभी इन कैश नहीं कराना चाहते, आप अभी चेक को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वो लास्ट एंडोर्समेंट नहीं रहेगा। वो पर्सन जो कहता है नहीं अब मेरे को ट्रांसफर नहीं करना, मुझे कैश निकालना है, दैट इज कॉल्ड लास्ट एंडोर्समेंट। उसके बाद वो चेक एंडोर्समेंट खत्म हो जाती है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पेबल एज ऑर्डर। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बियरर कब कहेंगे, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियर तब कहा जाएगा जब वो एक्सप्रेसली पेबल हो और लास्ट इंस्टॉलमेंट एंडोर्समेंट हो, मतलब उसके बाद कोई एंडोर्समेंट नहीं करी जाएगी, मतलब ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ब्लैंक रहेगा लास्ट एंडोर्समेंट के नाम पर। मतलब जब भी हम किसी पर्सन को एंडोर्स करते हो तो चेक के पीछे बैक साइड पे लिख देते हैं कि मैंने यहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया। जब आप ऐसा नहीं लिखोगे, दैट इज कॉल्ड लास्ट एंडोर्समेंट, तब उसको बियरर चेक कहा जाएगा। एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है एक्सप्रेसली टू पेबल, दोनों में एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेस कैसे जाता है, चेक अगर कोई किसी को दे देगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। रिटर्न में है ना चेक, 5,000 रुपए लिखा है, साइन कर रखे, रिटर्न में तो हो गया, तो एक्सप्रेस मतलब चेक। एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, क्या बोला मैंने, पर्टिकुलर पर्सन, बस यही दोनों डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस एक ही है दोस्तों। पहला ऑर्डर चेक, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट उस चेक को, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट देने की बात हो रही होगी। मैंने उस चेक के ऊपर अगर राजकुमार लिख रखा है तो बैंक को ऑर्डर मिला है कि पेमेंट सिर्फ राजकुमार को ही हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। वो चेक फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। पर अगर मैंने किसी को नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा सेल्फ, सेल्फ का मतलब है कोई भी मेरा चेक लेकर आएगा, कोई मेरा चेक लेकर अगर बैंक में गएगा तो बैंक से मुझे पैसा मिल जाएगा, इन कैश करेगा। बैंक को ये ऑर्डर मिला है कि कोई भी चेक लेकर आए तो उसको पैसा दे देना, मेरा ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड बियरर इंस्ट्रूमेंट। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर और उसी को पेमेंट होती है, उसको कहते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना हो, कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट लेकर आए तो वो पैसा मिल जाए तो उसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है या नहीं है? तो यहां पे मैंने बताया भी है बियरर और ऑर्डर का मतलब है, अब बियरर चेक, चेक से डिफाइन करा है, चेक से, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, पर मैंने चेक से डिफाइन कर दिया। अब बियरर चेक इज मेड पेबल टू द बियरर, इट इज पेबल टू द पर्सन हु प्रेजेंट इन द बैंक फॉर इनकैशमेंट। भाई चेक कोई भी लेकर आए, चेक कोई भी लेकर आए, उसका नाम नहीं लिखा, मैंने यहां पर सेल्फ लिखकर चेक आपको दिया, मान लो मैंने आपका नाम ले लिया, मैंने कहा भाई ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही मिलना चाहिए चेक का पैसा, तो आप ही जाओगे, फिर और किसी को पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बियरर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको चेक दिया, चेक में मैंने अमाउंट भर दिया, साइन कर दिया और ऊपर लिख दिया सेल्फ। सेल्फ का मतलब हुआ कि अब इस चेक को कोई भी बैंक में ले जाएगा तो वो इन कैश करा सकता है, मतलब अनसेफ है चेक, वो अभी सेफ नहीं है। आगे जाकर हम चैप्टर पढ़ेंगे क्रॉसिंग, तो वहां पर हम बताएंगे कैसे कैसे हम अपने चेक को और सेव कर सकते हैं। देखो भाई मैंने आपने साइन कर दिए, आपने अमाउंट लिख दिया 10,000 रुपए, ठीक है, वो चेक आपसे गिर गया, आपने लिखा था सेल्फ, क्या लिखा था सेल्फ, वो चेक आपसे गिर गया, अब क्या होगा, अब वो चेक मेरे को मिल गया तो मैं जाकर इन कैश करा सकता हूं जब मर्जी।
मर्जी चाहे, तो अनसेफ रहता है। हाँ, बैंक वाला पकड़ तो लेगा, सीसीटीवी कैमरा पकड़ तो लेंगे ही, पर अनसेफ तो है ही, फिर भी पैसा तो हो सकता है। पर अगर आपने किसी का नाम लिख दिया उसके अंदर, तो वो चेक वही पर्सन दिखा सकता है जो उसका जिसका नाम लिखा होगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर चेक is one when which is payable to a particular person. The payee can transfer order check to someone else by signing her or her name on the back side. अब वहां पर आगे लिख दो या फ्रंट में लिख दो या बैक साइड में लिख दो कि भाई ये पर्टिकुलर चेक अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, देखो जैसे कि मैंने कहा, अभी मैंने आपको चेक की फोटो दिखाई थी, याद है? अभी मैं फिर दिखाता हूं एक बार। देखो चेक की फोटो देख रहे हो आप, तो अगर आपने चेक की फोटो देखी तो अगर यहां पर लिख दिया राजकुमार, ठीक है, तो यहां पर आपने राजकुमार लिख दिया। अब राजकुमार को चेक मिल गया। अब राजकुमार कह रहा है यार मुझे चेक का पैसा नहीं चाहिए, मैं चेक को क्या ट्रांसफर कर सकता हूं? मैंने कहा कर सकते हो। कह रहा यार यहाँ तो मेरा नाम आ गया बैंक में, मेरे को ही बोलेगा चेक लेने को। कह रहा कुछ नहीं, आप फ्रंट बैक साइड है, मान लेते हैं चेक की बैक साइड है, यानी ये चेक की बैक साइड, तो आप लिखो कि एंडोज टू कमल कुमार। मैंने चेक एंडोज कर दिया कमल कुमार को, तो बैंक वाला जाएगा तो यहां पर नाम कट जाता है ऐसे करके, और वो बैंक वाले करते हैं, नाम काट देते हैं और एंडोज कुमार को टिक कर देते हैं, वो बैंक वाले करते हैं। तो आप क्या करोगे, अगर मैंने आपको चेक दिया, मान लो आप राजकुमारी हो, और आपको मैंने चेक दिया, ठीक है, यहाँ पे राजकुमारी हो गई, आपको मैंने चेक दिया और चेक देकर आपने कहा कि यार ये चेक मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, मैंने कहा कर सकते हो। आप क्या करना, जिसको भी ट्रांसफर करना उसके चेक के पीछे लिख देना एंडोज टू कमल कुमार, कमल कुमार को एंडोज कर दिया। अब कमल कुमार जाएगा और चेक का पैसा, पर कमल कुमार ही होगा जो चेक, अब राजकुमार नहीं जा सकता, कमल कुमार को ही जाना पड़ेगा। तो ऑर्डर चेक क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम चेक की पेमेंट करना होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और बियरर में कोई भी जाए चेक का इनकैश करा सकता है, जाकर विंडो की खिड़की, मतलब विंडो में बैंक की खिड़की में जाओ, उनसे बोलो सर मुझे पैसा चाहिए, ये लो सेल्फ चेक, कोई भी हो वो पैसा दे देगा, चुपचाप, कुछ नहीं बोलेगा आपको, ना आपसे पूछेगा अगर इसमें सेल्फ लिखा है। भाई बहुत अनसेफ चेक होता है वो। अगर आप कभी भी देखो, इस चैप्टर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब भी आप चेक इशू करो ना, तो उसको सेव कैसे करेंगे, कैसे आप चेक इशू करते टाइम हमें ध्यान देंगे यार ये अनसेफ चेक नहीं कर रहा। तो अगर आपने कभी जिंदगी में चेक इशू करा अपने नाम का और आपने लिख दिया सेल्फ, इसका मतलब अब आप किसी को भी दो चेक, जब बस वो चुपचाप जाएगा, बैंक से पैसा निकालेगा, बैंक वाला कुछ नहीं बोल सकता उसको, क्योंकि वर्ड लिखा है बेयरर इंस्ट्रूमेंट, वो बन जाता है फिर बेयरर इंस्ट्रूमेंट, बैंक की हिम्मत ही नहीं होगी बोलने की। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर मैंने आपको दो बातें बताई, एक को बोला बियरर इंस्ट्रूमेंट, एक को बोला ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है या नहीं है? तो ये बात ये आप लिख लेना। अब बात कर लेते हैं इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की। चलो भाई, तो दोस्तों इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, जरा देखो सामने, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखो एक पर्सन था, एक पर्सन है राम ऑफ इंडिया, जो कि दोस्तों इंडिया में रहता था, और एक पर्सन है श्याम ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया में रहता था। ठीक है सर, और मान लेते हैं राम ऑफ इंडिया और जॉन ऑफ यूएसए, मान लेते हैं पीटर ऑफ यूएसए और श्याम फ्रॉम इंडिया, मान लेते हैं पीटर ऑफ यूएसए और जॉन ऑफ यूएसए। ठीक है सर, तो ध्यान देना, मान लेते हैं राम ने एक चेक बनाया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, चेक बनाया बोल दो, बिल ऑफ एक्सचेंज बोल दो, या प्रो नोट बोल दो। प्रो नोट का मतलब प्रो प्लेयर नहीं है, ये प्रो नोट है, प्रो प्लेयर, ये पबजी वाला प्रो प्लेयर नहीं है भाई, ये प्रो नोट है दोस्तों। प्रो नोट का मतलब प्रोमिसरी नोट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में प्रो नोट को। अब राम ने बिल ऑफ एक्सचेंज राम ने बनाया, तो राम कौन है, रिसीवेबल, राम को पैसा मिलेगा, और श्याम कौन है, पेबल, श्याम कौन है दोस्त, पेबल है, श्याम ने पैसा देना है। दोस्तों जब दोनों रिसीवेबल वाला पर्सन और पेबल वाला पर्सन जब इंडिया के अंदर ही रहते हैं, उस बिल ऑफ एक्सचेंज, उस चेक और उस बीपी प्रो नोट को कहा जाता है इनलैंड बिल कहा जाता है। मतलब जब दोनों ही पार्टी, पे करने वाली और रिसीव करने वाली पार्टी, अगर दोनों ही इंडिया के अंदर रेसिडेंट है, इंडिया के निवासी है, इंडिया में रहने वाले हैं, तो उस केस के अंदर हम उसको चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रो नोट को जो भी उसने रिसीव करा है वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। क्लियर है नहीं है? बट अगर राम ने करा जॉन के साथ,
तो हम इसको फॉरेन कहेंगे, या पीटर ने श्याम के साथ करा तब भी फॉरेन कहेंगे, या पीटर ने जॉन के साथ करा तब भी फॉरेन बिल कहेंगे। मतलब एक इंडियन और एक फॉरेनर दोनों ने आपस में बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाए तो वो हो गया फॉरेन बिल। एक फॉरेनर और एक श्याम ने, दोनों ने, मतलब अगर दोनों, जब तक दोनों पर्सन इंडियन ना हो, इंडिया में बिल इशू ना करा गया हो, तब तक हम उसको इनलैंड बिल नहीं कहेंगे। इंडिया में इशू होना चाहिए और दोस्तों दोनों ही पार्टी पेमेंट करने वाली और रिसीव करने वाली पार्टी, दोनों ही पार्टी क्या होनी चाहिए, इंडिया के रेसिडेंट होनी चाहिए, इंडिया में रहने वाली होनी चाहिए। क्लियर है नियम? तो कहता है द बिल, अ बिल, एक बिल, प्रोमिसरी नोट और चेक इफ बोथ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। दो कंडीशन है, बिल भी इंडिया के अंदर ड्रॉ होना चाहिए और उस पर्सन पे ड्रॉ करना चाहिए जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है, निवासी है, उसको कहेंगे इनलैंड बिल। मान लो इंडिया के रेसिडेंट तो है, मान लो एक पर्सन राम यहां रहता है इंडिया में और श्याम रहता है अमेरिका में, पर दोनों इंडियन पर्सन है, दोनों इंडिया की निवासी है, रेसिडेंट है, ओरिजिन इंडिया के अंदर है उन दोनों श्याम और का, बट सर बिल तो ड्रॉ कर दिया अमेरिका में। मतलब दो कंडीशन अगर प्रूफ हो गई तो हम उसको कहेंगे इनलैंड बिल। पहली कंडीशन है कि बिल भी इंडिया के अंदर ड्रॉ होना चाहिए और दोनों पार्टी भी इंडियन होनी चाहिए। मान लो अगर दोनों पार्टी इंडियन है और बिल अमेरिका में ड्रॉ करते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है, कितने इंडियन अमेरिका में रहते हैं, वही यूएसए में रहते हैं। तो मान लो यहां से बिल यूएसए में आपने ड्रॉ करा है या यूएसए से यहां पर बिल ड्रॉ हुआ है, तो वो भी फॉरेन बिल कहेगा, भले ही दोनों पार्टी इंडियन हो। इंडियन पार्टी होने से मतलब नहीं, दो कंडीशन है, एक तो पार्टी का इंडियन होना भी जरूरी है और साथ में बिल जो ड्रॉ करा जा रहा है या रिसीव करा जा रहा है या एक्सेप्ट करा जा रहा है वो इंडिया के अंदर ही हो। अगर इसके अलावा कोई और केस होता है तो हम कहेंगे उसको फॉरेन बिल। तो डेफिनेशन बोली गई कि इनलैंड बिल की तो डेफिनेशन बता दी, कहता है इनलैंड बिल की डेफिनेशन बता देते हैं। फॉरेन बिल वो बिल है जो इनलैंड नहीं है, सिंपल। वो बिल जो इनलैंड बिल नहीं होगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, उसको हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कह देंगे। बस हमें डेफिनेशन सीखनी है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कब होगा? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बिल भी इंडिया के अंदर ड्रॉ होना चाहिए और दोनों पार्टी भी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा बताओ फॉरेन किसे कहेंगे? अ बिल विच इज नॉट इनलैंड बिल, वो बिल जो इनलैंड बिल नहीं है, इज डीम्ड, जो डीम्ड मतलब होता है मान लेंगे, मान लेना, टू बी फॉरेन बिल, उसको हम फॉरेन बिल मान लेंगे। बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल उधर ना डिसऑनर्ड का चांसेस काफी रहता है। फॉरेन बिल, डिसऑनर्ड का मतलब पता है ना आपको? डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने तो बिल इशू कर दिया, आपने तो उसको गुड्स बेच दिया, उसने बीआर दे दिया, पर बीआर क्या हो गया, उसने पैसा नहीं दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनर्ड। जब हम कोई पर्सन जो बिल पेबल वाला पर्सन है वो जब बीआर का पैसा नहीं देता तो डिसऑनर्ड हो जाता है। तो फॉरेन बिल में डिसऑनर्ड होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो उसको सेक्शन 104 के तहत उसको प्रोटेक्ट करा जाता है बाय फॉर डिसऑनर्ड। क्या करा जाता है? प्रोटेक्ट करा जाता है। अगर लॉ कहेगा, लॉ सेक्शन 148 के तहत ऑफ द एक्ट, एक्ट मतलब इस एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 104 के तहत उस फॉरेन बिल को प्रोटेक्ट भी करा जाता है कि भाई डिसऑनर ना हो करके, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह रख लेते हैं जिससे डिसऑनर ना हो। बट ऐसा केस के अंदर इंडियन बिल के अंदर जरूरत नहीं है, इंडियन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसे डिसऑनर के लिए प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा? इंडिया छोड़ के जा सकता है क्या? वो दोनों इंडिया में रहते हैं ना, करो तुम डिसऑनर, पकड़ा जाएगा, केस लेंगे, केस लड़के उसको ले लेंगे पैसा। तो इंग्लैंड के अंदर वो पर्सन जो पार्टी है वो कहीं नहीं जा सकती बाहर वाले पर्सन पे कंट्रोल कम रहता है इंडिया का कंट्रोल बाहर वाले पर्सन पे कैसे हो जाएगा? इंडिया का कंट्रोल, इंडिया की गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडिया में रहेगा, इंडिया के जज साहब का कंट्रोल इंडिया में रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल इंडिया के अंदर है, बाहर कैसे है? तो इसलिए बाहर वालों के लिए प्रोटेक्शन करी जाती है एक्सप्रेस सेक्शन 104 ऑफ दी एक्ट। क्लियर है या नहीं? तो दो बातें मैंने आपको सिखाई, एक बीआरआर और एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है या नहीं? तो ये आपके पास डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट, तीसरा हमारा पढ़ रहे हैं डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है दोस्तों? अब दोस्तों डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जरा ध्यान सुनना। ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल और देते हैं भाई। देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा उधार पर, ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा। अब इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया और बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा कि भाई मिस्टर बी मुझे 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 2 मंथ बाद पेमेंट करेंगे, ठीक है। या फिर इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लो, या फिर प्रो नोट करा लो, या फिर कोई चेक साइन करवा लिया। तो तीनों ही केस के अंदर, तीनों टेस्ट के अंदर यहां पर टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि पेमेंट करनी कब है, ये टाइम स्पेसिफाई कर दिया। तो ऐसा बिल जिसके अंदर टाइम स्पेसिफाइड कर दिया गया हो कि भाई पेमेंट कब करनी होगी, तो ऐसे बिल को हम क्या नाम देंगे?
टाइम इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर टाइम स्पेसिफाइड है और पेमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम होगा, टाइम के एक्सपायर होने के बाद पेमेंट होगी, तो ऐसे बिल को, ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को टाइम इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है। और सर मिस्टर ए ने कहा कि चलो भाई ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर सोहन है, सोहन ने मोहन से कहा, देखो भाई, सोहन ने मोहन से कहा कि देखो भाई मैंने आपको गुड्स बेचा है, सोल्ड करा है, गुड्स ऑन क्रेडिट, और देखो उधार पे तो दे रहा हूं भाई, देखो, पर इसके लिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं कराऊंगा, आप पे भरोसा है, जब मैं मांगू ना तब दे देना। ठीक है, चलो मैं एक डॉक्यूमेंट लेता हूं, इंस्ट्रूमेंट साइन करा देते हैं, और इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया गया, इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया सोहन ने जब मांगू तब देना पड़ेगा, जब मांगू तब देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास, इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपके पास मोहन को जब सोहन डिमांड करेगा पैसों की, जब सोहन डिमांड करेगा पैसों की, तब उसको देना पड़ेगा क्या? पैसे। किसको? मोहन को पैसे देना पड़ेगा। मतलब पैसों की पेमेंट कब हो रही है? ऑन डिमांड हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जब दोस्तों पैसों की पेमेंट डिमांड पर होती है उसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यह है, चेक इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, नॉन टाइम इंस्ट्रूमेंट। चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। आप चेक लेकर जब मर्जी जाओ बैंक के पास, तभी बैंक आपको पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड। आपने चेक बैंक को थमाया, इसका मतलब आप डिमांड कर रहे हो पैसों की, दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड, मतलब चेक ऑन डिमांड। तो चेक हमेशा, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट हो सकते हैं कि डिमांड भी हो सकता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, पर चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। जिस दिन आपने चेक करा उस दिन से 3 महीने तक, 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, उस दिन से 3 महीने तक आप कभी भी जाओ बैंक में, बैंक को चेक दो, तुरंत बैंक आपको पैसा देगा। मतलब जब आप डिमांड करोगे चेक से, तब आपको बैंक आपको पैसा देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि चेक इज हमेशा, इज ऑलवेज ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट। चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। कभी भी चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। एक स्पेसिफाइड टाइम खत्म होने के बाद पैसा नहीं देगा। आपको चेक इशू करते ही आपके पास 3 महीने हैं, जिस दिन से डेट डाली है उस दिन से 3 महीने कभी भी चले जाओ बैंक के पास, बैंक आपको तुरंत पैसे देगा। तो मतलब चेक क्या है? ऑन, चेक की पेमेंट कैसे होती है? ऑन डिमांड होती है। बैंक का पेमेंट कैसे करेगा चेक की? जब मांगेगा ना अकाउंट होल्डर, तब आपको पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, दैट इज कॉल्ड चेक ऑन डिमांड। ठीक है, तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है? टाइम इंस्ट्रूमेंट के अंदर वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम है पेमेंट करने का, उसको कहते हैं टाइम इंस्ट्रूमेंट। और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो डिमांड पर पेमेंट करने की बात कर रहा हो, वो बोलते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और चेक हमेशा डिमांड पर होता है। चेक इज ऑलवेज ऑन डिमांड। एमसीक्यू पूछ लेता है, अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा डिमांड पे पेबल करा जाता है। जब मांगेगा बैंक वाला तभी पैसा देगा, अदरवाइज बैंक पैसा नहीं देगा। जब मांगोगे तभी। एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड। एक इंस्ट्रूमेंट ऑन पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्पेसिफाइड टाइम नहीं बता रखा। और क्या बोल रखा है? जब मैं मांगू, जब मैं एक्सप्रेस करूं, जब मैं बोलूं तुझसे कि भाई लाओ मुझे पैसा दे दो, तब आप दे देना इस बिल का पैसा। क्लियर है या नहीं है? टाइम इज अ नोट और बिल। नोट और बिल क्यों लिखा? नोट मींस प्रो नोट, मतलब प्रोमिसरी नोट, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक नहीं डाला क्योंकि चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट आता है। इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ और हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट विच इज सर्टेन, दिस इज द टाइम इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम खत्म होने के बाद या स्पेसिफिक इवेंट खत्म होने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तब मैं आपको पैसा दूंगा, दैट इज कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम के खत्म होने पर। ठीक है, क्या क्लियर है? सब क्लियर है यहाँ पर, यहां तक आपको क्लियर हो गया। दोस्तों अब पढ़ रहे हैं जेन्युइन एकोमोडेशन और फिक्टिशियस बिल। देखो फिक्टिशियस बिल अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, पर ये दोनों आपको क्लियर हो जाएगा, जेन्युइन और एकोमोडेशन बिल। देखो जेन्युइन बिल किसे कहते हैं? एक पार्टी ने बिल ड्रॉ करा या एक पार्टी ने, जिस पार्टी ने बिल एक्सेप्ट करा या एंडोर्स करा, अगर उसके ड्रॉन में, एक्सेप्टेंस में या एंडोर्समेंट में कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन क्या मतलब? वो कंसिडरेशन का मतलब कि मान लो मैंने आपको माल बेचा, बदले में आप मुझे पैसा दोगे नहीं दोगे, उसके बदले में आपने मुझे बिल दे दिया, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन बिल। और इसको हम जेन्युइन बिल भी कहा जाता है। जेन्युइन बिल क्या बोला जाता है? जेन्युइन बिल। क्या मतलब होता है? ध्यान देना। मैंने कहा दोस्तों ये सेम, ये वाला सेम, ये वाला बिल कौन सा हो गया? जेन्युइन बिल हो गया। मतलब क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने गुड्स बेचा मिस्टर बी को। अब मिस्टर ए ने तो बेच दिया, तो बी को तो क्या मिल गया? गुड्स मिल गए। अब ए को क्या मिलेगा इसके बदले में? कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। कुछ दूंगा तो बदले में भी कुछ मिलना चाहिए। अब दे क्या रहा है भाई? गुड्स दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, जबकि क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि भाई जब मैंने कुछ गुड्स बेचे और उसके बदले मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया,
अब वो टाइम हो या डिमांड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मैं जेन्युइन बिल कहूंगा और उसको ट्रेड बिल भी कहा जाता है। याद करो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में आपने दो टाइप के बिल पढ़े थे, एक बोला ट्रेड बिल, एक बोला एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल होता है वो बिल जब कोई व्यापार बिजनेस कर रहे होते तब इशू करा जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? एकोमोडेशन बिल वो बिल होता है जब फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प करा जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई आपने मेरे से कहा ट्रेड बिल का समझ में आया कि जब बिजनेस की बात हो रही होगी तो हम ट्रेड बिल इशू करते हैं। इसका मतलब मैंने गुड्स बेचा, बदले में पैसे देने थे, आपने बीआर इशू कर दिया, बीआर दे दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बीआर इज इक्विवेलेंट टू कैश, बीआर कैश के बराबर माना जाता है, एसेट होती है हमारे लिए। ठीक है, हम जब मर्जी चाहे बैंक से डिस्काउंट करा के उससे पैसा ले सकते हैं। याद करो अकाउंटिंग, ठीक है। तो बीआर आपको पता है ना, बीआर को बैंक के पास जाकर बैंक से इन कैश करा सकते हैं। हाँ, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है पर बीआर से पैसा आ जाता है। अब दोस्तों ट्रेड बिल कहा जाता है उसको जब हम गुड्स बेचते हैं या कुछ उधार में माल देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के पर्पस से। और दोस्तों जब हम एकोमोडेशन बिल की बात कर रहे होते हैं तो एकोमोडेशन बिल का मतलब है, एकोमोडेशन बिल का मतलब हुआ कि जैसे कि मैंने बोला कि भाई देखो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा यार क्या करा जाए? उन्होंने कहा कि भाई देख मैं तेरे पे बिल ड्रॉ करता हूं, तू बैंक से जाकर डिस्काउंट करा ले, पैसा आ जाएगा और पैसा मुझे दे दियो। तो दैट इज कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प। और ये भी अलाउ है दोस्तों। अगर आपने अकोमोडेशन बिल नहीं पढ़ा तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, अगर आपने अकाउंटेंसी के अंदर अकोमोडेशन बिल नहीं पढ़ा तो अकोमोडेशन बिल होता है अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली या फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स की हेल्प करने के पर्पज से बिल इशू करना। क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये क्लियर करो कि जो बिल होता है हम उस बिल को बैंक, मान लो 10,000 का बिल है, बीआर है, वो बिल को बैंक में जाकर सबमिट कराएंगे और बैंक हमें उसके बदले क्या दे देगा? पैसा दे देगा। ये तो क्लियर हो गया है ना। और कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है, मान लो 500 काट ले, 9,500 दे दिया। अब मान लो आपको जरूरत है पैसों की, तो आपको जरूरत है पैसों की तो मैंने क्या है भाई, मैंने आपको एक बिल बना दिया। मैंने कहा कि इस बंदे ने मुझे इतने टाइम बाद पैसा देना है, बीआर आपके पास आ गया, बीपी मेरे पास आ गया, ठीक है। आपने मेरे पे बिल बनाया, सॉरी आपने मेरे बिल बनाया और आपने कहा, आपने लिखा कि सर ने इतने टाइम बाद इतना पैसा देना है मुझे इस टाइम पे। मैंने कहा मेरे पे बीबी आ गया, आप पे बीआर आ गया, आप फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प है, ठीक है। आपको पैसे की जरूरत थी, आपने मेरे ऊपर बीआर इशू कर दिया, मेरे पे बीपी आ गया, आप पे बीआर आ गया, ठीक है। आपके पे बीआर आया, आप बैंक के पास गए, 10,000 का बीआर था, बैंक के पास गए, बैंक से बोला बैंक डिस्काउंट कर दो, बैंक ने 500 चार्ज काटे, पैसा आपको दे दिया। 3 महीने बाद पेमेंट करनी थी, 3 महीने बाद पेमेंट, एट द टाइम तो आपकी हेल्प हो गई, अब 3 महीने बाद भी पेमेंट आप ही करोगे, 3 महीने बाद भी पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे बिल को क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन बिल, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता दोस्तों। आपने मेरे पे बिल इशू करा, क्या मुझे आपको कुछ देना था? नहीं देना था, फिर भी मैंने अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर दी कुछ टाइम के लिए कि आपको पैसों की जरूरत थी, नीड थी, तो बीपी मेरे को मिल गया, बीआर आपको मिल गया, बीआर आपको जो मिला बीपी मेरे को मिला, आपने वो बीआर बैंक से आके डिस्काउंट करा, एट द टाइम आपको पैसा मिल गया। 3 महीने बाद आपने पैसा कलेक्ट करा, आपने मुझे वो पैसा दिया, मैंने बैंक को जाकर पेमेंट कर दी, हो गया कम से कम। तो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं था, पर इस वाले बिल में कंसिडर, पहले मैंने माल बेचा, उसके बदले में आपको बीआर दिया, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। माल बेचने पे मुझे पैसा मिला तो बीआर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ देना नहीं था, फिर भी आपने ऊपर मेरे पे बीबी दे दिया मुझे और आपने बीआर रख लिया फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो ऐसा बिल जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता उसको एकोमोडेशन बिल कहा जाता है, और ऐसा बिल जिसके अंदर कंसिडरेशन होता है, मैं कुछ दूर रहा हूं, दे रहा हूं, मैं कुछ माल बेच रहा हूं तो बदले में भी तो कुछ दूंगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल या जेन्युइन बिल, ठीक है। तो जेन्युइन बिल, एकोमोडेशन बिल और फिक्टिशियस बिल देखना। पहला पॉइंट कहना है व्हेन अ बिल इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर कंसिडरेशन, इट इज जेन्युइन बिल या फिर ट्रेड बिल, उसको जेन्युइन बिल या फिर ट्रेड बिल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, व्हेन इट इज ड्रॉन, एक्सेप्ट और एंडोर्स विदाउट कंसिडरेशन, इट इज एकोमोडेशन बिल, उसको क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन बिल। और थर्ड पॉइंट देखो, जब दोनों ही पार्टी फिक्टिशियस पार्टी हो, कौन सी पार्टी हो? फिक्टिशियस पार्टी हो। जब दोनों पार्टी आपस में फिक्टिशियस पार्टी हो तो उनके बीच में जो बिल ड्रॉ करा जा रहा है या एक्सेप्ट करा जाता है उस बिल को फिक्टिशियस बिल कहा जाता है। अब सर ये फिक्टिशियस पार्टी क्या होते हैं? देखिए क्या लिखा है, व्हेन ड्रॉर और पे और बोथ, या तो ड्रॉर या पे या दोनों आर फिक्टिशियस, the bill is called fictitious bill. If both drawer and payee of the bill are fictitious person, the acceptor, जो acceptor था मतलब कौन? ड्रॉई नहीं, ड्रॉर। मान लो मैंने, आपने मेरे पे बिल इशू करा, मैं ड्रॉई हो गया, आप ड्रॉर हो और आपको पेमेंट, आपने बिल एंडोर्स कर दिया तो वो पेई हो गया। कल पिछली क्लास में समझाया था, ड्रॉर पेई हो सकता है पर एक्सेप्टर ड्रॉई होता है। ड्रॉई कौन होता है? जो बिल एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे पैसे देने हैं। आपने मुझे माल बेचा, मैंने आपको एक बिल इशू करा, मैंने कहा भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको पैसा पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। आपने बिल बनाया और बिल से साइन करवा लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं हो गया ड्रॉई। आप कौन हो गए? ड्रॉर हो गए। अगर ये पैसा मैं आपको पेमेंट कर दूं, आपने एंडोर्स नहीं करा किसी को, मैं आपको, तो आप ही पेई बन गए, तो ड्रॉर हो पेई। या फिर आपने वो बिल एंडोर्स कर दे किसी दूसरे पर्सन, अब पे मैं आपको नहीं, अब उस दूसरे पर्सन को, तो वो पेई बन गया।
तो पेई और ड्रॉर अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं, एक पर्सन भी हो सकता है। तो अगर वो ड्रॉर और पेई अलग अलग पर्सन है या एक, अगर वो फिक्टिशियस हो जाते हैं तो ऐसे बिल को फिक्टिशियस बिल कहा जाता है। इफ बोथ ड्रॉर एंड पेई ऑफ द बिल आर फिक्टिशियस पर्सन, द एक्सेप्टर इज लायबल टू अ होल्डर इन अ ड्यू कोर्स। जो एक्सेप्टर होगा वो क्या हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए लायबल हो जाएगा। इसको मत करो, इसको यहां से काटो दोस्तों, यहां से लाइन काट दो और यहां तक पूरी काट दो। ये मत लिखना आप, कंफ्यूज क्रिएट कर देगा। सिर्फ यहां तक लिखो, यहां तक लिखना बस। कहता है व्हेन अ ड्रॉर ऑन पेई और बोथ, ड्रॉर पेई या फिर दोनों, ड्रॉई नहीं दोस्तों, ड्रॉर जिसको पैसा देना है या जिसने एंडोर्स कर दिया पैसा उसको देना है पेई को। तो दो ड्रॉर और पेई दोनों के दोनों, एक या फिर दोनों के दोनों अगर फिक्टिशियस है तो वो बिल फिक्टिशियस माना जाएगा। आर फिक्टिशियस द बिल इज कॉल्ड फिक्टिशियस। अब सर फिक्टिशियस पर्सन कौन से होते हैं? देखो वो पर्सन जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता लाइफ के अंदर एग्जिस्टेंस मतलब जो होते नहीं है एक्चुअल में, जो नाम जो बस एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट में ही एग्जिस्ट करते हैं। मान लो एक पर्सन है जिसने अभी मान लो अब क्या कहते हैं उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, बिल बनाने के बाद वो बिल बनाने के बाद मर गया बेचारा। अब वो मर गया तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई और वो लीगल डॉक्यूमेंट में कभी भी शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस पर्सन। ऐसा कोई पर्सन जो की एग्जिस्टेंस नहीं होती और वो सिर्फ कहां शो करता है, लीगल डॉक्यूमेंट में इसका नाम शो होता है, ऐसे पर्सन को एग्जिस्टेंस फिक्टिशियस पर्सन कहा जाता है। ऐसी कोई बिजनेस भी हो सकता है। मान लो हमने कोई बिजनेस खोला, उसका बिजनेस का एग्जिस्टेंस तो नहीं है, कहीं बिजनेस का प्लेस नहीं है, कहीं बिजनेस की बिल्डिंग नहीं है, पर वो डॉक्यूमेंट में देख रही है कि हाँ एक बिजनेस नाम का बिजनेस है, बस वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट में शो हो रहा है, ऐसे बिजनेस को फिक्टिशियस बिजनेस कहा जाएगा। तो ऐसा पर्सन जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता और उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या ड्रॉर पे, अब मैं पेमेंट किसी करूं उसका तो एग्जिस्टेंस है नहीं, बस नाम में शो हो रहा है, तो उस केस के अंदर दोस्तों, अच्छा ये लाइन भी पढ़ा दूं एक बार, ये लाइन पढ़ा दूं तभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो ये लाइन भी पढ़ा देते हैं, कंफ्यूजन क्लियर कर देता है वैसे तो। The acceptor is a liable to a holder in due course. If यहां से पढ़ना, if the holder in due course can show that the signature of the supposed drawer and that the first pay are in the same handwriting, तभी वो पैसे पे करेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है, मान लो एक बिजनेस है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, ना तो बिजनेस की कोई प्लेस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ना प्लेस ना बिल्डिंग, और बिजनेस के नाम पर क्या करा, बिजनेस के नाम पे बिल ड्रॉ कर दिया, ये बन गया ड्रॉर। और एक पर्सन है मान लो ए, और ए हो गया ड्रॉइंग, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ड्रॉइंग। अब बिजनेस के नाम पे एक पर्सन है बिल ड्रॉ करा, बिजनेस के नाम पे ड्रॉ करा था, मतलब बिजनेस का नाम एबीसी है, एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड पे बिल ड्रॉ करा, एबीसी लिमिटेड ने बिल बनाया, ऐसे लिखा गया कि इसने मिस्टर ए ने एबीसी लिमिटेड को इतने पैसे देने हैं इतने दिन बाद, ऐसे लिखा, पर बिजनेस का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब ये बिल बनाने वाला था इसका ऑनर कौन है, ऑनर मान लेते हैं बी है, ठीक है, बी बना, तो बी ने बिल बनाया बिजनेस के नाम पर कि मिस्टर ए ने एबीसी लिमिटेड को 6 लाख रुपए देने हैं 3 महीने बाद, ऐसा लिखा। अब मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड के पास पहुंचे और देखा इसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो मतलब अगर ड्रॉर या बिजनेस में अगर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, सी को या पेई, इन दोनों का अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो उस केस के अंदर ए जो होगा उस पर्सन को इस पैसा देगा, अच्छा ड्रॉई को तो पैसा देना है, उस पर्सन को देगा जिस पर्सन की हैंडराइटिंग सेम होगी जब बिल बनाते टाइम लिखी गई थी, क्योंकि इनका तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, खत्म हो गई। मान लो पहले एग्जिस्टेंस था बाद में खत्म हो गया, हो सकता है ऐसा, तो जिसने बिल बनाया था उस पर्सन की हैंडराइटिंग मैच करी जाएगी, अगर हैंडराइटिंग सेम होगी तभी हम उस पर्सन को बिल का पेमेंट करेगा ये बंदा, उस पर्सन को माना जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब बी ने बनाया था बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी को पैसा मिल जाएगा क्योंकि बी ने हैंडराइटिंग सेम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, नहीं है तो ऐसे लिखा हुआ रहा है वहां पर कि इफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन शो, कौन है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये ईमानदार वाला, ठीक है, सो दैट द सिग्नेचर ऑफ द सपोज ड्रॉर एंड द फर्स्ट पे, मतलब अब बिजनेस में तो सिग्नेचर करानी होगा, सिग्नेचर तो इसी ने करा होंगे, इसके सिग्नेचर और हैंडराइटिंग मैच करती है तो वही वो लायबल है, एक्सेप्टर लायबल है कि पे करने के लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स को। मान लो एक बिजनेस पहले था, उसका प्लेस था, उसने कहीं बिल बनाया था, 3 महीने बाद जब पेमेंट देने का टाइम आया वो बिजनेस का प्लेस बंद हो गया, बिजनेस हो सकता है नहीं हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। मान लो आपने कोई बिजनेस खोला, ठीक है, अब आपने बिजनेस खोला, मेरे को माल बेचा, अब मुझे आपको पैसे देना 3 महीने बाद, 3 महीने के अंदर आपका बिजनेस बंद हो गया। अब सोचो अब मैं किसको पैसा दूं, अब क्या पैसा नहीं दूंगा, सर दूंगा, पैसा तो देना है ना, तो मैं लायबल हूं। एक्सेप्टर क्या है, लायबल है, किसको पैसा देने के लिए, उस पर्सन को जिस पर्सन ने उस पे साइन करे थे, वो पर्सन जिस पर्सन की हैंडराइटिंग और साइन मैच कर रहे होंगे उस पर्सन को दूंगा। अब देखो नाम
जो माल बेचा गया वो तो बिजनेस ने बेचा, लिखा किसने? उसके ओनर ने लिखा। अब बिजनेस तो बंद हो गया, उसका एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया, तो बिजनेस क्या बन गया? फिक्टिशियस पर्सन बन गया। अब इस केस के अंदर जो ओनर है उसकी हैंडराइटिंग उसके साइन को मैच करा जाएगा और उसको अब मैं लायबल हूं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब उसका ओनर, उसको दूंगा पैसा। क्लियर है या नहीं है? उसको बोलते हैं फिक्टिशियस बिल। क्लियर है नहीं है? होपफुल मैंने इतना समझाने की कोशिश करी, बल्कि समझ में आता नहीं है मेनली, पर मैंने पूरा बता दिया, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है या नहीं है सर? क्लियर। तो ऐसा बिल बनाया, जो ये एग्जांपल आपको दोनों में से कोई नहीं उतारने, ऐसा बिल बनाया दोस्तों, ऐसा बिल बनाया जिसमें क्या है, पहले तो पर्सन का एग्जिस्टेंस था, बाद में एग्जिस्टेंस था ही नहीं, वो बस लीगल डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। मतलब क्या? एक बिजनेस है, बिजनेस खोला, हमने बिल बनाया, बिल बना मतलब बिजनेस को मुझे पैसे दे, बिजनेस ने मुझे माल बेचा और मुझे बिजनेस को पैसा देना था। ठीक है, बिजनेस ने मुझे माल बेचा, मुझे बिजनेस को पैसा देना था। अब बिजनेस तो बंद हो गया, अब बिजनेस कहां दिख रहा है? सिर्फ वो बिल ऑफ एक्सचेंज में शो कर रहा है कि हाँ भाई इस बिजनेस ने मुझे एबीसी लिमिटेड, अब लीगल डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, पर एग्जिस्टिंग प्लेस का है ही नहीं, एग्जिस्ट करता नहीं। दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस पर्सन। उसको क्या बोल देंगे? उस बिजनेस को फिक्टिशियस पर्सन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब जो उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, जिसने वो बिल बनाया था, उसकी हैंडराइटिंग और साइन मैच कर जाएंगे और मैं लायबल हूं उस पर्सन को पैसे देने के लिए। अगर आप लिखना चाहते हो तो पूरा लिख दो, मैंने समझा दिया कि एक्सेप्टर जो है, एक्सेप्टर लायबल है टू पे a holder in due course। और holder in due course कौन बनेगा? if the holder in due course can show the signature or a proposed drawer and that of first pay are same in handwriting। अगर उसी handwriting और signature के साथ होगा तो मैं liable हूं उस पर्सन को पे करने के लिए, जो holder in due course बन जाएगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? इसको कहते हैं fictitious बिल कहा जाता है। आओ सर, क्लीन और डॉक्यूमेंट्री बिल। क्लीन और डॉक्यूमेंट, आओ दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्लीन और डॉक्यूमेंट्री बिल। देखो, क्लीन और डॉक्यूमेंट्री बिल समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल भी ले चलता हूं। देखो क्या होता है, ए ने मान लो बी से गुड्स सोल्ड करे, ए ने बी को गुड्स सोल्ड करे, सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट, और गुड्स सोल्ड करने पर इन्होंने क्या बनाया? एक बिल बनाया कि भाई बिल भी साथ में अटैच कर दिया। गुड्स सोल्ड करने के साथ इसने बिल अटैच कर दिया और बिल अटैच करके बताया कि देखो हमने आपको गुड्स बेचे हैं, हमने आपको गुड्स बेचे हैं, तो आप अब हमें पैसे दोगे, उसके बदले के अब कंसिडरेशन पे करोगे, अमाउंट ऑफ मनी पकड़ाओगे। दोस्तों जब हम कोई गुड्स सेल आउट करते हैं या खरीदते हैं, उसके बाद उसके अटैचमेंट के साथ जब भी कोई बिल आता है, बिल को अटैच कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। और जब गुड्स सोल्ड करने पे कोई भी बिल अटैच नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं क्लीन बिल। अब देखो अटैच करा क्यों जाता है? करा इसलिए जाता है कि देखो ए ने गुड्स बेचा, ठीक है, विश्वास गुड्स बेचा, अब वो पैसा देगा नहीं देगा, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बिल बता दिया कि भाई देखो मैं गुड्स बेच रहा हूं, साथ में बिल भी लगा रहा हूं कि ये बिल है, आपको इतने बिल का अमाउंट यहां पर पे करना है, इतने बिल का अमाउंट आपको पे करना है यहां पर, और साथ में आपके पास ये मनी इस टाइम तक आ जानी चाहिए। देखो सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी कोई पर्सन गुड्स को बेचता है तो साथ में एक डॉक्यूमेंट अटैच और जरूर कर देता है। वो कहता है देखो भाई इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है प्रॉपर पर्टिकुलर कि इतने को गुड्स बेचे हैं और इतने टाइम बाद इसने मुझे पैसा देना है, तो दैट्स द डॉक्यूमेंट। जब हम बिल के साथ, जब गुड्स के भेजने के साथ अटैच करा जाता है, उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री बिल कहा जाता है। और क्लीन बिल इसको कहा जाता है जब कोई भी बिल, जब मैं गुड्स बेचता हूं उसके साथ कोई भी बिल अटैच नहीं किया जाता। देखो व्हेन नो डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू गुड्स आर एनेक्स्ड, एनेक्स मतलब अटैच करना, एनेक्स का मतलब क्या होता है दोस्त? अटैच करना। जब मैं गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन करता हूं उसके साथ कोई भी बिल अटैच नहीं करता, ऐसे बिल को क्या बोला जाता है? क्लीन बिल कहा जाता है। और जब मैं डॉक्यूमेंट ऑफ अ टाइटल इज अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द गुड्स आर अटैच, मतलब मैं जब गुड्स बेच रहा हूं तो मैंने कहा भाई मैंने सोफा बेचा, या मैंने कहा मैंने फोन बेचा, तो फोन के साथ फोन का बिल भी आपको दिया, तो दैट बिल जो फोन के साथ आपको मिला, उस बिल को हम डॉक्यूमेंट्री बिल कहेंगे, क्योंकि वो ऑनर ऑफ टाइटल बताएगा आपको। तो सिंपल, गुड्स बेचते टाइम जब कोई भी बिल आपको इशू नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अटैच नहीं होता, उसको बोलते हैं क्लीन बिल। क्लीन बिल कभी अटैच नहीं होता, क्लीन रहता है, इसका मतलब को देने की जरूरत नहीं है बिल। जैसे आप बैट खरीद के लाए, आप फर्नीचर खरीद के लाए, तो आपको कोई बिल वगैरह नहीं मिलता, एक पर्ची से मिल जाती है, बिल असली बिल नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड क्लीन बिल। और जब आपके पास वो बिल कहां है, फिर बिल मिलता है नहीं, तो बिल कहां? बिल उनके पास होता है ना दोस्तों, वो अटैच नहीं करता, आपको देते रहिए, दैट इज कॉल्ड क्लीन बिल। आप फोन खरीद के, तो फोन के साथ बिल भी मिलता है आपको, गुड्स सेंड हुए, गुड्स के साथ आपको बिल भी मिला, उस बिल को आप क्या बोलेंगे सर? डॉक्यूमेंट्री बिल कहा जाएगा। क्लियर है या नहीं है? नॉर्मल था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। ये जो अब से मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, एक ये एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, एक ये दूसरा आपके पास
दूसरा आपके पास इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक, और तीसरा आपके पास एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट और एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। ये तीन जो आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको बताने हैं। और मुझे आज की क्लास में स्टार्टिंग में मुझे ये बताना था, जो मैं आपको बताना भूल गया। आज की क्लास में मुझे आपको ये बताना था पेमेंट ऑफ ऑनर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर। चलो, तो भाई आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आपने इसके लिए जगह छोड़नी है, इतनी जगह छोड़ दो बस। एक यहां से आपने स्टार्ट कर दिया, लिखना है या नहीं लिखा मुझे पता नहीं है, पर जहां भी आपने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसा आपने लिख दिया लिख लीजिए, नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखा तो पहले उसके नीचे वो जगह छोड़ी होगी या फिर कुछ करा होगा, मैं भूल गया उसको बताना। स्टार्टिंग में मैंने बोला था पिछली क्लास में कि इसको बताऊंगा, आते ही बताऊंगा पहले, पर भूल गया। कोई बात नहीं, जहां भी लिखना वहां लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास नोट्स होने चाहिए, लिखा होना चाहिए, आप जहां मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा इनकोटेड वगैरह ये सब, ये तीन डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, इनको मैं बहुत डिटेल में कराने जा रहा हूं। तो अगली क्लास मैं लगाऊंगा, अभी इसमें नहीं लगा रहा है सारी क्लास, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में लगाने वाला हूं इसके अंदर। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, इनकोटेड और एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, साथ में एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर, पेमेंट ऑफ ऑनर और डिमांड इन केस ऑफ नीड, ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। ये 6 कॉन्सेप्ट मुझे आपको अगली क्लास में डिस्कस करने हैं, और 6 के 6 कॉन्सेप्ट विदाउट एग्जांपल होंगे ही नहीं। 6 के 6 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने हैं। पहले वो 3 कर लूंगा या पहले ये 3 कर लूंगा, फिर वो 3 में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और जैसे ये खत्म हुआ उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको कराने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको कराऊंगा सर क्या, नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको कराऊंगा कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कैपेसिटी मतलब कौन कौन की पार्टी है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बिल को ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी टू बिकम अ, ठीक है। जैसे माइनर हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, एजेंट हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, इसको अगली 2 क्लास बाद चालू होगा हमारा सेकंड चैप्टर, अगली 2 क्लास बाद। अगली 2 क्लास बाद मतलब अगली क्लास में, तो अगली क्लास के अंदर तो मैं वो 6 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उससे अगली क्लास के अंदर मैं ये पढ़ा दूंगा, या फिर उससे अगली क्लास में, कल वाली क्लास में करा दूंगा 6 कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये सीधा ये स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर फर्दर चीजें हम सीखेंगे। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।